देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले पैनलिस्ट का, अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शकों की राय के आधार पर ही हम बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं, क्योंकि अपने घरों से सीधे पब्लिक के मंच के जरिए जुड़कर वो इस बहस के अंदर शिरकत करते हैं। आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ेगा? आज मेरे साथ वंशिका जुड़ेंगी करनाल हरियाणा से, आज मेरे साथ ऋषु पांडे जुड़ेंगे नोएडा से, आज मेरे साथ साक्षी गोस्वामी जुड़ेंगी गाजियाबाद से और मेरे साथ यशिका चंदेल जुड़ेंगी दिल्ली से। लेकिन सबसे पहले आज की बहस का मुद्दा विपक्ष की एकता और संसद के गतिरोध पर आधारित है। माफी मांगने को लेकर संसद में महासंग्राम क्यों, इस पर भी बात होगी, क्योंकि विपक्षी सांसद 12 सांसद जिन्हें निलंबित किया गया है, सदन में अमर्यादित आचरण के कारण उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। सरकार और ट्रेजरी बेंचेस कह रही हैं कि बिना माफी मांगे उनका निलंबन वापस नहीं होगा। विपक्षी सांसद कानून नियमों का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये निलंबन गलत है। वहीं सरकार कह रही है कि अमर्यादित आचरण की छूट संसद में नहीं दी जा सकती। इस बीच कल की देश की बहस में टीएमसी के प्रवक्ता बादल देवनाथ ने कहा था कि 2024 का चुनाव ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा, तो राहुल गांधी क्या करेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल था और हमने यही सवाल कल बहस में भी पूछा था। आज उसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी आज शरद पवार से मुलाकात के बाद कह चुकी है कि अब यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है और यह कहा है कोई आदमी विदेश में रहता है और देश में काम नहीं करता, ऐसे कैसे चल सकता है? ये राहुल गांधी पर तंज था। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज बात होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। लगातार तीसरे दिन संसद के दोनों सदनों में संग्राम जारी रहा। आज भी निलंबित सांसदों की माफी को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। अभी तो राज्यसभा में भी वो मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी का एरोगेंस है। किसी तरीके से विपक्ष को नहीं सुनना, उसके खिलाफ ही प्रोटेस्ट है। अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस जो हो रहा है उसके खिलाफ ही प्रोटेस्ट है। विपक्ष ने संसद के भीतर सरकार को घेरा तो संसद के बाहर विपक्ष ने निलंबित सांसदों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट करना हमारा काम है और मनवाना हमारा काम है। अगर इसके बावजूद भी अगर वो मानते नहीं हैं, तो इसी ढंग से हम डेमोक्रेटिक वे से जो सत्याग्रह कर रहे हैं, जो गांधी जी ने हमको सिखाया कि कभी ऐसा नहीं देखा कि पुराने सेशन का बात उठा के लोगों को निलंबित किया जाए। भले ही टीएमसी के सांसद भी निलंबन के घेरे में आए हों, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में बुलाई जा रही विपक्षी सांसदों की बैठक से नदारद रहकर नए राजनीतिक समीकरण बना रहे हैं। उनके नेता ममता बनर्जी मुंबई में हैं और ठाकरे परिवार और शरद पवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को ठुकरा दिया है। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए। If all the regional parties are together, it is a very easy game to defeat the BJP. देश की बहस में चर्चा है कि ममता क्या अब विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए तमाम भागदौड़ कर रही हैं और उन्हें राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई भरोसा नहीं है। देश के लोग यही चाहते हैं ममता 2024 तक मोदी वर्सेस ममता बनर्जी। तो क्या 2024 में मोदी वर्सेस ममता बनर्जी होगा? इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आज का सवाल, क्या कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व को कबूल करेगी, मंजूर करेगी? क्योंकि जब तक कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, विपक्ष का चेहरा नहीं बन पाएंगी। जबकि कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हो और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो समूचे विपक्ष के लिए। तो अब राजनीतिक समीकरण कैसे बनेंगे, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ 9 बजे भी एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, लेकिन फिलहाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नासिर हुसैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के और इन्हें भी सस्पेंड किया गया है। नासिर हुसैन साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि माफी क्यों नहीं मांग लेते? चलिए, गलती हो गई, अगर चेयर ने एक काम कर दिया है तो बड़ा दिल तो आप भी दिखा सकते हैं संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं को मानते हुए।
किस चीज़ की माफ़ी मांगे? देश के किसान जो हड़ताल पे बैठे हुए थे उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए जो मांग की, उसके लिए माफ़ी मांगे। जो 3 काले कानून जो चल रहे थे उस टाइम पे, उसको वापस लेने की हम लोगों ने मांग की थी, क्या उसके लिए माफ़ी मांगे? जो सरहद पे जो चाइनीज आर्मी हमारे अपने देश के अंदर आके ज़मीन कब्जा करके 2-3 विलेजेस सेटअप की है, उसकी चर्चा की मांग की है, उसके लिए माफ़ी मांगे। पेगासिस जो आपका फ़ोन और हमारा फ़ोन और दुनिया भर का पता नहीं किसका फ़ोन पे स्नूपिंग हो रही थी, जहाँ पे राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी की बात आती है, उसकी जांच की हम लोगों ने मांग की, क्या उसके लिए माफ़ी मांगे? डीजल, पेट्रोल और गैस उसके दाम कम करने के लिए चर्चा के लिए हम मांग की, क्या उसके लिए माफ़ी मांगे? और बहुत सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ का जो प्राइस राइज था, जो कीमतें जो बढ़ रहे थे, उसके लिए हम लोगों ने बोले कि चर्चा होना चाहिए सदन में, उसकी हम लोगों ने मांग की है, क्या उसके लिए माफ़ी मांगे? यानी कोविड के टाइम पे जो इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी, उनकी कंपनसेशन, उनके मुआवजा की हम लोगों ने मांग की, क्या उसके लिए माफ़ी मांगे? माफ़ी किस चीज़ के लिए मांगे? सरकार जो हमें बात करने नहीं दे रही है, जो लगातार हम नोटिस पे नोटिस जो हम दे रहे हैं कि इन तमाम विषयों पे चर्चा होना चाहिए, और उन मुद्दों पे चर्चा करने जो सरकार नहीं दे रही है, सरकार को जो है देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए। ठीक है, जीवी नरसिम्हा साहब, बड़े आरोप हैं नासिर हुसैन साहब के, उन्होंने एक श्रृंखला गिरा दी। क्या सरकार जानबूझकर इस तरह की काम करके, बुलडोज करके संसद को नहीं चलने दे रही है ताकि विपक्षी सांसद बोल न सके? ये नासिर हुसैन जी का आरोप है और इसीलिए उनका निलंबन किया गया है, ये भी तर्क दे रहे हैं। दीपक जी, आपने और पूरे देश ने टेलीविजन पर जो सांसद को निलंबित किए हैं, इनका क्या व्यवहार रहा राज्यसभा में, किस प्रकार की हाथापाई कर रहे थे, किस प्रकार वो मार्शल्स पर, सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के स्टाफ पर हमला बोल रहे थे, अटैक कर रहे थे, उनको मार रहे थे। ये शायद ये याद नहीं रखना चाहते, ये चाहते हैं जनता उन सबको भूल जाए, और आज आकर के बड़े बड़े बात कह के हम जनता के पक्ष में बोलना चाह रहे थे। जनता के पक्ष में बोलने के लिए आपको ये हाथापाई, मारपीट करने की जरूरत नहीं थी, और चेयरमैन के बार बार आदेश देने के बावजूद उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, चेयर का अपमान करना और संसद न चले इसके लिए साजिश रचना, ये मेरा आरोप उनको विपक्षी दलों पर है। आप केवल और केवल पेगासिस के नाम पर, पेगासिस की एक खुलासा सत्र के एक दिन पहले खुलासा किया जाता है, यही मंशा से, ताकि भारत की सरकार को विपक्षी दलों के द्वारा घेर लिया जाए और एक इंस्टेबिलिटी पैदा करे देश में। ये एक राजनीतिक एक षड्यंत्र थी। उस षड्यंत्र को उस षड्यंत्र को कामयाब बनाने के लिए विपक्षी दलों ने किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इच्छुक नहीं थे। उनको केवल पेगासिस चाहिए था, और पेगासिस जब आपको चाहिए था तो मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जब स्टेटमेंट पढ़ रहे थे पेगासिस के ऊपर, उनसे, उनके हाथों से कागज छीनकर उसको फाड़ दिया था विपक्षी दलों ने। क्या आपको चर्चा में यदि इंटरेस्ट थे तो क्या आप उनके स्टेटमेंट के बाद सवाल पूछ सकते थे? साधारण रूप से मंत्री के स्टेटमेंट के बाद विपक्ष के मुख्य नेताओं को क्लैरिफिकेशन मांगने का, सवाल पूछने का अधिकार रहता है। आपने उस अधिकार का भी उपयोग नहीं किया। आप कौन सी राजनीति और कौन से लोकतंत्र को बचा रहे थे? वेल ऑफ द हाउस में जाकर के मारपीट करके, महिला मार्शल्स को भी आप चोट पहुंचाकर आप कौन सी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? ये केवल और केवल एक राजनीतिक साजिश थी। इनकी कोशिश ये थी संसद काम न कर सके, पूरे संसद बाधित हो और देश के सरकार को इसके कारण देश के जनता को नुकसान हो, और उसको मुद्दा बनाकर बीजेपी को हम राजनीतिक स्तर पर हम उनको कमजोर करें, ये इनकी साजिश थी। हम क्यों इनकी साजिश को हम कामयाब क्यों होने देंगे? क्या देश की जनता ने हमको कानून बनाने के लिए नहीं चुना है? क्या हम अपने कर्तव्य को निभाना चाहते हैं? ठीक है, मैं इसी का जवाब नासिर हुसैन जी से ले लेता हूं। बगैर भी हमने चलाया है। मैं नासिर हुसैन जी से जवाब ले लेता हूं। नासिर हुसैन जी, एलसीडी टीवी तोड़ने की कोशिश करना, रूल्स बुक उठाकर चेयर की तरफ फेंकना, मार्शलों के साथ मारपीट करना,
मंत्री के हाथ से दस्तावेज छीनकर फाड़ देना। अरे सर, ये तो नर्सरी क्लास में बच्चे नहीं करते हैं। आप तो सांसद हैं, वो भी राज्यसभा के, वो भी एल्डर हाउस के, कैसे इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? आपने जो मांगे कही बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल माकूल है, लेकिन ये दृश्य भी तो देखे गए ना। चौरसिया जी, आप इनको क्यों नहीं कहते कि उस दिन भर की जो प्रोसीडिंग थी, जो वीडियो कवरेज था, वीडियो जो रिकॉर्डिंग थी, दिन भर का क्यों नहीं दिखा देते? क्यों सिलेक्टिव लीक्स कर रहे हैं कि कौन किसको मारा, कौन किसको खींचा, कौन किसको चोट लगी? जो फूलो देवी नेतम जो हमारी एमपी है छत्तीसगढ़ से, जो छाया वर्मा जी हमारी जो छत्तीसगढ़ से जो महिला सांसद है, उन लोगों को जो चोट लगा, और वो चोट लगने के बाद यहाँ पे पार्लियामेंट एनेक्सी के हॉस्पिटल में वो जो वहां पे जाके इलाज करवाई, वो सारे रिकॉर्ड्स हम लोगों ने दिए हैं। वो क्यों नहीं बोलते? मार्शल्स कैसा एमपीज को, हॉनरेबल एमपीज को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कैसा मार्शल धक्का मुक्की कर सकते हैं? और ये मार्शल्स कौन है? ये राज्यसभा के मार्शल्स हैं। बाहर से लोगों को क्यों लाया गया था? अब जनरल इंश्योरेंस बिल उस दिन जब लिस्टेड नहीं था बिजनेस में, उस दिन और बात हो गई थी कि अगले सत्र में इंश्योरेंस बिल लाया जाएगा। ये प्रीएम्प्ट करके कि ये बिना बिजनेस में इंक्लूड किए, लिस्ट किए, वो बिल लेके आ रहे हैं। कहीं अपोजिशन जो है हंगामा ना खड़ा कर दे। आप 100-150 मार्शल्स को लेके आके वहां खड़ा करते हैं। जब अपोजिशन के एमपीज बेल ऑफ द हाउस में स्लोगन करने जाते हैं तो वो मार्शल्स हाथापाई एमपीज के साथ करते हैं। और वो सारा वीडियो फुटेज कहां है? वो कवरेज आप पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाते हैं? और आप कैसा एक इंपॉर्टेंट बिल, जनरल इंश्योरेंस, इतना इंपॉर्टेंट बिल जिसको प्राइवेटाइज करने आप जा रहे हैं, देश के आम जनता के पैसे उसमें लगे हुए हैं, आप प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, उसको उसमें बिना चर्चा किए मार्शल्स को रख के आपने 1 मिनट में पास कर दिया। ये हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसी के लिए संसद बनाया गया था। अब इसी के लिए संसद में एमपीज जाके रहते हैं, इसीलिए अपोजिशन और पोजीशन के लोग होते हैं। अगर आपको यही करना है तो बोल दीजिए कि अपोजिशन पार्टीज को, भाई आप अपने एमपीज को विड्रॉ कर लें, कोई भी पार्लियामेंट में जाएगा नहीं, हम लेके आएंगे, 1 मिनट या 2 मिनट में बहस करेंगे। अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जितने भी पिछले सेमेस्टर में बिल पास हुए, एवरेज जो है 10 से 11 मिनट बहस हुई एक बिल के ऊपर। पार्लियामेंट्री प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशंस के लिए इनके बिल सिर्फ 17 या 18% गए, जबकि यूपीए 1 और यूपीए 2 में 68% और 74% बिल्स प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन के लिए गए थे। आप बुलडोज करके आप बिल्स ही पास करना चाहते हैं, यस और नो हाथी उठाने के लिए संसद रहे, तो फिर संसद जाने की जरूरत नहीं ना। जूम कॉन्फ्रेंस में हाथ उठा देंगे हम, जूम कॉन्फ्रेंस करवा लीजिए, बहस मत करवाइए। आप बोलिए कि भाई आप हाथ उठाए तो विपक्ष वाले और पक्ष वाले गिन लेंगे, पास। ठीक है, आपकी बात, तीनों बातों का जवाब देता हूं। बिल्स पास कर सकते हैं भाई, संसद में बहस और चर्चा है। और अपोजिशन के मुद्दे भी जनहित के मुद्दों को भी जब रूल के तहत 267 के तहत हम लोगों ने मांग की थी मुद्दों पे चर्चा करने की, आप एक मुद्दे को भी चर्चा करने नहीं दिया, इसीलिए सारा हंगामा हुआ है। ठीक है, मैं सीधे आपके तीनों सवाल पूछता हूं। ए, जीवीएल नरसिम्हा राव जी, क्या संसद के अंदर बाहर से मार्शल बुलाए गए? बी, क्या आपने इनको बदनाम करने के लिए सेलेक्टिव फुटेज लीक किया? और सी, क्या जानबूझकर सरकार ऐसे हालात क्रिएट कर देती है कि बिलों पर या जरूरी चीजों पर बहस ना हो पाए? यह आरोप नासिर हुसैन जी लगा रहे हैं यहां पर। ये सारे आरोप गलत हैं। मैं आपको आंकड़ों के साथ बताता हूं कैसे ये सारे आरोप गलत हैं। कांग्रेस के यूपीए 2 के सरकार में 30 मिनट में 26% जो बिल्स थे, 26% 30 मिनट के अंदर पारित किए गए 15वीं लोकसभा में 2009 से 14, और हमारे 16th लोकसभा में 2009 के 14 के कार्यकाल में केवल 6% बिल्स ऐसे हैं जिनको 30 मिनट्स के समय में पारित किया गया। किसने ज्यादा समय दिया चर्चा के लिए? 3 घंटे के लिए चर्चा होने वाले बिल हमारे 2014 से 19 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले कार्यकाल में 32% बिल्स ऐसे थे जिस पे हमने 3 घंटे चर्चा की। और कांग्रेस के यूपीए के पहले सरकार में 2004 के 9 में केवल 14% बिल ऐसे थे जिस पर
3 घंटे की चर्चा की, तो क्या आपके केवल झूठ बोलने से सच्चाई नहीं बदलती है? हम संसद के प्रति और संसदीय कार्य प्रणाली के प्रति हमारी जो आस्था है ये आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और जहां तक आपके दूसरा प्रश्न था कि हमने मार्शल्स को बाहर से बुलाए, बिल्कुल झूठी आरोप है। उसी सत्र में चेयरमैन साहब ने ही जो उन्होंने इस सेशन के अंत में जो वक्तव्य दिए, बाद में भी जो उनके स्टेटमेंट आए, उसमें स्पष्टीकरण किया गया ये बिल्कुल झूठा आरोप है। और लेकिन इतने लोग क्यों आने पड़े, इसका जवाब तो आप दीजिए। आपकी पूरे कुल संख्या अपोजिशन की इतनी नहीं है, बट लेकिन आप, क्योंकि आप वायलेंट हो रहे थे, आप हिंसक बन रहे थे, आप अपोजिशन वहां वेल ऑफ द हाउस में जाकर के किसी को हानि पहुंचा सकते थे, इस प्रकार के आंकलन था, इसलिए ज्यादा मार्शल को हाउस में आना पड़ा। और जहां तक फुटेज की बात है, पूरे दिन राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स लाइव चले जाते हैं, अलग से हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। और उस समय जो ये हंगामा हो रहा था, हमसे ज्यादा आपके सांसद, आपके खुद अखिलेश प्रताप सिंह खुद वीडियो बनाकर उसी दिन सोशल मीडिया पे डाल दिए। तो इसलिए आप गुनाह आप करते हैं और संसद को बाधित आप करते हैं और इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। और चौथा विषय, आपने कहा कि इतने अहम बिल है, इस पे हमने चर्चा नहीं होने दी, इंश्योरेंस बिल पर। किसने मना किया था चर्चा के लिए? आपके द्वारा, विपक्ष के द्वारा इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के भेजने के लिए एक नोटिस दिया गया था। उस नोटिस को भी चेयरमैन ने उन जो नोटिस देने वाले साथी को, शायद तिरुचि सिवा थे या और कौन थे, उनका नाम पुकार कर बोले थे आप अपने सीट पर जाएं और इस रिजोल्यूशन को मूव करें। आप चाहते तो इस पे वोटिंग हो सकती थी, बट लेकिन केवल आप अपने मनमानी चाहते थे। और जो बिल सुबह, मान लीजिए सुबह लिस्टेड नहीं है, ये सरकार का और चेयरमैन का पूरा अधिकार है। चेयरमैन जब एलो करते हैं, वो अल्टीमेट पावर चेयरमैन के पास है। और ये बिल क्या था? इसमें केवल एक छोटा संशोधन था। ये महत्वपूर्ण संशोधन है, मैं मानता हूं, बट लेकिन एक छोटा, ये कोई बड़ा बिल नहीं है सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए। इसमें आपकी यदि सहमति नहीं है तो सेलेक्ट कमेटी में कैसे सहमत होंगे? हम सेलेक्ट कमेटी के भेजना का मतलब है इसको अटकाना, लटकाना, भटकाना, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती है। और मोदी जी की सरकार हर काम को समय पर पूरा करना चाहती है, क्योंकि देश की जनता ने मोदी जी को ऐसा दायित्व दिया है। मैं थोड़ा ठीक है, नासिर हुसैन जी, आप इनकी बात का जवाब भी दीजिएगा। आप बताइएगा कि आपने अटकाने, लटकाने या भटकाने की कोशिश की। लेकिन मेरा दूसरा सवाल इसके साथ एक और है, वो ये है कि आज ममता बनर्जी कह रही है कि यूपीए तो बचा नहीं, टीएमसी आपकी बैठकों में नहीं आ रहा है। तो अगर विपक्ष इस तरीके से बढ़ जाएगा संसद के अंदर और संसद के बाहर, तो इनको तो फायदा होगा ना, सत्ता पक्ष ट्रेजरी बेंचेस वालों का। ममता जी के स्टेटमेंट पर क्या कहेंगी कि यूपीए बचा नहीं है और जो विदेश में रहता है वो राजनीति नहीं कर सकता? राहुल गांधी की तरफ उनका कमेंट था। देखिए, पहले तो वो ममता जी वाले मुद्दे पे मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। पहले मैं जीवीएल जी के सारे जो है आरोप है उनका जवाब दूंगा और कुछ सवाल भी उनसे पूछना चाहूंगा। मैं तो उनको ये पूछ रहा हूं, जनरल इंश्योरेंस बिल आने के बाद हंगामा हुआ, आने के पहले जो है जो भी डेमोक्रेटिकली बातचीत हो रही थी, जो इश्यूज हम लोग रेस करना चाह रहे थे, आर्टिकल 267 ये रूल 267 के तहत जितने नोटिसेस हम दिए थे, हर दिन कम से कम एक डजन एमपीस अलग अलग मुद्दों पे नोटिस देता था। एक पे भी आपने चर्चा नहीं करवाई, नॉट इवन वन। हम चर्चा के लिए नोटिस दिए थे, वो ऑन रिकॉर्ड है, आप निकलवाइए। देश की जनता जानना चाहती है कि किन किन मुद्दों पे चर्चा करना चाह रही थी ऑपोजिशन और किस किस ने नोटिस दी थी, इसका खुलासा हो जाए। एक दूसरा जो है, जितने फुटेजेस आपने दिखाए ना, बहुत ही सिलेक्टिव है। वो फुटेजेस सिलेक्टिव है, सारे प्रोसीडिंग्स अब लीक किए। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूं, वो लिस्टेड नहीं थी बिजनेस की। अगर वो लिस्टेड नहीं थी, वो लाना चाह रहे थे आप, उसके ऊपर फिर भी चर्चा हो सकती थी। आप 100 मार्शल को लाके खड़ा करके उसके बीच में से हम आवाज कर रहे हैं, हम चिल्ला के बोल रहे हैं कि लिस्टेड नहीं है, इसको आना नहीं चाहिए करके बोल रहे हैं। उसके बीच में डिप्टी चेयरपर्सन उसको पढ़ देते हैं, आयस और नोस बोल देते हैं, वॉइस वोट से पारित करके आप कर देते हैं। इसी तरह की गलती आप पिछले 14 महीने पहले आपने की थी। उस टाइम पे भी हम राज्यसभा में थे,
उस टाइम पे जो है आपने यही किया था, वॉइस वोट के तहत आप ये तीनों बिल पास किए थे। उसके बाद पूरे देश भर में आंदोलन हुआ, 14 महीने देश भर में किसानों के आंदोलन होने के बाद उस किसानों की शक्ति और उनके पावर के सामने आप लोगों को झुक के आज उन कानून को, तीनों कानून को रिपील करना पड़ा। आप जो बार बार कहते हैं कि हम जो है सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजेंगे, हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज को नहीं भेजेंगे, भाई दीज आर इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव बीन इवॉल्व्ड इन आवर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसमें वाजपेयी जी भी यकीन रखते थे, सारे बीजेपी के नेता भी यकीन रखते थे, इसमें जेटली जी, सुषमा स्वराज, सारे लोग कहते थे भाई प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन होना चाहिए, प्री लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी होना चाहिए। आप बिल्कुल आप जो है उसको स्क्रूटिनी करना नहीं चाहते। कोई कुछ बाबू लोग, कुछ ऑफिसर बिल बना के भेज दे, हम उसको 15 मिनट में पास कर दें। भाई संसद इसलिए छोड़िए, डिटेल्ड डिस्कशन, डीपर डिस्कशन, वाइडर कंसल्टेशन हमेशा होना चाहिए। इसके लिए जो है संसद और प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशंस होते हैं। आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने चर्चा करने नहीं दी, ये ऑन रिकॉर्ड है। आज देश जानना चाहता है कौन से मुद्दों को हमने उठाया था, अब क्यों चर्चा थी, आप भाग रहे थे। आप चाहते हैं कि आप बिल्स बुलडोज कर दे, रोज 100 बिल पास हो, कोई चर्चा ना हो। इसका मतलब आप संसद को की मर्यादा की उल्लंघन आप खुद कर रहे हैं। आप संसद की जो इतने दिन का एक इतिहास है उसको खत्म करना चाह रहे हैं। एक जायंट्स थे हमारे पार्लियामेंट में जो चर्चा करके बिल पे विपक्ष में भी रहते, पक्ष रूलिंग पार्टी को अपना से भी मिल जाता, लेकिन बहस के बाद जो हम बिल्स पास हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि उस तरह की परंपरा को दोबारा बरकरार रखना चाहिए। सत्ता पक्ष पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस को चलाना, पार्लियामेंट को चलाना, उसको चलाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। अब आता हूं मैं ममता बनर्जी जी के जो बयान पे। देखिए, पहली बात तो आपको भी शायद आप भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं चौरसिया जी कि टीएमसी यूपीए का हिस्सा नहीं है। टीएमसी अपोजिशन पार्टीज की एक यूनिटी के तहत वो हमारे मुद्दों पे, जिस मुद्दे पे उनकी सहमति रहती है उस मुद्दों पे हमारे साथ आते हैं, जिस मुद्दों पे उनकी सहमति नहीं रहती उस मुद्दों पे वो नहीं आते हैं। वो यूपीए के पार्ट नहीं है। जब यूपीए का पार्टी नहीं है ममता बनर्जी जी, उनको यूपीए के ऊपर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। और नंबर 2, यूपीए में जो है बहुत सारे दल जुड़े हैं, कोई दल यूपीए छोड़ के गया नहीं है। एनडीए से दल बाहर निकले हैं, एनडीए में कोई दल जुड़ा नहीं है। ये पिछले 6 साल की आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। हम यूपीए के कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ महाराष्ट्र में हो, तमिलनाडु में हो, हम लोगों ने सरकार में जो है उनके साथ सरकार बनाई है। हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है हम लोग को पता है। सदन के अंदर और सदन के बाहर हम जो है भारतीय जनता पार्टी को लड़ रहे हैं। ये डिविजिव फोर्सेस को हम लगातार लड़ रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो। और जितने भी अपोजिशन पार्टीज को जितना साथ में लेके जा सकते वो लेके जा रहे हैं। यूपीए के जितने दल हैं वो हमारे साथ इंटैक्ट हैं, वो हमारे साथ इंटैक्ट हैं। हम लोग सब मिलके 2024 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव में उतरेंगे पूरी ताकत के साथ। उसके लिए पूरी तरह की तैयारी हर स्टेट में चल रही है। नहीं, वो कह रही है कि राहुल गांधी तो विदेश में रहते हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, और देश की राजनीति कैसे करेंगे। आजकल की राजनीति तो जो है 24/7 हो गई है। ममता जी ने तो यहां तक कहा, नासिर भाई। देखिए चौरसिया जी, आप भी खूब जानते हैं, देश जानता है, कोरोना के टाइम पे जितने सवाल उठाए गए थे, पहले वेव, दूसरे वेव के बारे में, एमएसएमई सेक्टर के बारे में, माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में, मुआवजा देने के बारे में, किसान बिल जब पारित हुए थे इलीगली राज्यसभा में, उसके बाद में ट्रैक्टर रिलीज पूरे नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में वो राहुल गांधी ने ही लीड किए थे। वो जितने भी इश्यूज को टेकअप कर रहे हैं संसद के अंदर और बाहर, पूरी तरह से वो नेतृत्व दे रहे हैं। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, राहुल गांधी अपोजिशन पार्टी के, मेजर अपोजिशन पार्टी के, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के एक एमपी हैं। वो पूरी तरह से अपनी कर्तव्य निभा रहे हैं और पूरी तरह से चुनाव जहां जहां होता है पूरी ताकत, पूरा टाइम देके, पूरी मेहनत के साथ वो उतरते हैं। अगर किसी को खुद को नेशनल सीन पे लाना है, किसी को खुद को नेशनल लीडर बनाना है, तो उसमें हमें कोई अर्थ नहीं। हर किसी पार्टी को, हर किसी लीडर को पूरा हक है कि अपनी पार्टी को एक्सपेंड करें, वो अलायंसेस ढूंढे, वो अपने आप को नेशनल लीडर बनाए, वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने। हमें उसमें कोई अर्ज नहीं। भाई दूसरों को डीमीन करके आप अपने आप को लीडर नहीं बना सकते। एक स्टेट का चुनाव जीतने के बाद आप नेशनल पार्टी या नेशनल लीडरशिप नहीं मिल सकती। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस यूपीए का नेतृत्व कर रही है।
पूरे यूपीए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को साथ में लेके चल रही है और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस की लीडरशिप में यूपीए जो है भारतीय जनता पार्टी को आने वाले तमाम स्टेट में और सेंटर के चुनाव में फेस करेगी। ठीक है नरसिम्हा राव जी, दो सवाल। पहली बात तो संसद से जुड़ी इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पार्लियामेंट्री कमिटीज हो चाहे वो सेलेक्ट कमिटीज हो, आप उनको बर्बाद कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन जी का आरोप है। और दूसरा ये है कि नेतृत्व ममता बनर्जी चाहे जो भी कहे, नेतृत्व तो राहुल गांधी का ही रहेगा और राहुल वर्सेस मोदी ही होगा 2024 में। देखिए, कांग्रेस पार्टी की रस्सी जल गया लेकिन बल नहीं गया। कांग्रेस पार्टी अपने आप को फिर भी उतनी ही महान पार्टी समझती है जो नहीं रहा है, बट लेकिन उनका अपना अधिकार है जिस प्रकार का अपने बारे में क्या विचार रखते हैं, ये उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और लेकिन जो बात, दो तीन बातें जो हुसैन जी ने कहा, ये गलत है। सबसे पहले उन्होंने कहा हम कई विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार थे लेकिन चर्चा होने नहीं दिया, ये गलत है। ये जुलाई 19 को मानसून सेशन का शुरुआत हुआ, जुलाई 19 से अगस्त 13 तक होना था लेकिन अगस्त 11 को खत्म हो गया। अगस्त 19 के अगले दिन अगस्त 20 को कोविड क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा विषय कोई देश में था ही नहीं, कोविड मैनेजमेंट को लेकर कई लोगों ने 267 के तहत नोटिस दिया था और उस पर लंबी बहस हुई। इसमें सभी पार्टी के नेता भाग लिए, कांग्रेस पार्टी ने भी भाग लिया। अंत में मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने 52 मिनट इसका विवरण दिया है। मैं आपको ये सुनाता हूं। ये उस दिन पूरे दिन ये सदन में बहुत अच्छी बहस हुई, चर्चा हुई राज्यसभा में। माननीय अध्यक्ष जी, ये मैं आपको टीवी पर दिखा रहा हूं, तो इसलिए आप इसको ये गलत जानकारी मत दीजिए। यदि हुसैन उस दिन हाउस में नहीं थे, उसके लिए आप भाजपा को या सरकार को इस प्रकार जुटला नहीं सकते हैं। 20 तारीख को 5-6 घंटे चर्चा, उसके बाद 1 घंटे का मंत्री जी का रिप्लाई, ठीक है। तो ये एक बात गलत साबित हुई, लेकिन ऐसी चर्चा लोकसभा में नहीं हो पाई। देखिए दीपक जी, क्योंकि राहुल गांधी हो या उनकी पार्टी के अन्य नेता हो, लोकसभा में डिबेट नहीं होने दिए और एक दिन अच्छी डिबेट राज्यसभा में हो गई, इसलिए उनके पार्टी के द्वारा आदेश दिया गया कि राज्यसभा में क्यों चलाने दे रहे हो, राज्यसभा को भी भंग करो, बाधित करो, ताकि वहां भी कुछ काम ना हो सके। ये इसको मैं साजिश बता रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, हर बिल सेलेक्ट कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके कार्यकाल में रिकॉर्ड देखेंगे, यूपीए के कार्यकाल से दुगने बिल हम फिर भी सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी में भेज रहे हैं। और जिस बिल का हम जिक्र कर रहे हैं, 11 अगस्त को जो इंश्योरेंस बिल जो था, वो बिल को कोई सेलेक्ट स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप बिल कब भेजते हैं सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी को? जब कोई कानून हो, उसका बड़ा दायरा हो, उसमें कई सारे प्रावधान हो, उस पर चर्चा करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी में ले जाते हैं। ये एक संशोधन था, एक ही संशोधन था उसमें, जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49 से 74% करने का। ये हमारी पार्टी का, हमारे सरकार का एक पॉलिसी निर्णय है। हमारी पॉलिसी निर्णय को आप विभेद करते हैं, हम जानते हैं। तो इस सेलेक्ट कमेटी में जाकर झगड़ा करेंगे क्या? आपको क्यों मनाएंगे हम? आप मानेंगे नहीं, हम मनाने के लिए अपना समय का वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये बिल पर यदि आपकी आपत्ति थी, जैसा आपका आपत्ति बता रहे हैं, आप वोटिंग मांगना चाहिए था, आपको डिवीजन मांगनी चाहिए थी उस दिन। लेकिन आप वेल ऑफ द हाउस में जाकर के मार्शल को मारकर आप इस डिबेट को या इस बिल को, सदन को पूरी तरह भंग करने की आपकी साजिश थी, जो कामयाब नहीं हो सका। मैं कह रहा हूं, ऐसे बिल को सेलेक्ट कमेटी में कभी नहीं भेजा जाता है। एक सेंटेंस वाली बिल है, एक प्रोविजन, एक अमेंडमेंट वाली बिल है, इस पर बहस हो सकती थी हाउस के अंदर। आप अपने राय रख सकते थे, आप हमसे विभेद कर सकते थे, लेकिन सेलेक्ट कमेटी में जाकर हम आपको मना लेंगे, ये कहीं की बात है। ये पॉलिसी निर्णय है हमारा, आपका विरोध है, जाइए जनता के बीच जाकर के बताइए हमारे विरोध है, कौन रोकता है आपको? बट लेकिन संसद में हम बिल को पारित नहीं होने देंगे,
हम हर तरह के गुंडागर्दी करेंगे, ये बिल्कुल हमारे सरकार के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, मैं यहीं पे रुकूंगा क्योंकि मैंने दोनों को बराबर मौका दिया। ममता बनर्जी की बात पर आप नरसिम्हा राव साहब कुछ कहना चाहेंगे? नासिर जी को जवाब। नासिर जी, मेरे पास वक्त अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, 9 बज चुके हैं। मुझे आखिरी 30 सेकंड ठीक है नासिर जी ले लीजिए 30 सेकंड में, 30 सेकंड में फिर नरसिम्हा राव जी को भी दे दूंगा क्योंकि शुरुआत आपने की थी, जवाब वो दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं भाई, छोटा संशोधन नहीं था। आप जो है 75% प्राइवेटाइजेशन बीमा का करने जा रहे थे। ये देश के जितने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इस देश की मेहनत कर जनता ने बनाई थी, वो सारा तो आपने बेच दिया। रेल आपने जो है प्राइवेटाइजेशन करने की कगार पे लेके आए, प्लेन तो बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, स्टील बेच दिया, सड़कें बेच दिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन बेच दिया। अब हर चीज बेचते चले जाएंगे। जो 75 70 72 साल में बना था, पिछले 3-4 साल में आपने तो बेच दिया। मतलब आप बेचते रहेंगे, हम उसके ऊपर बहस भी नहीं करेंगे। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर आप उसको वॉइस वोट पे डाल देंगे, उसके ऊपर बहस नहीं होगा। आप आंकड़े नहीं देंगे कि क्यों आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, क्या उसमें नुकसान है, और क्यों उसको आपको प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत है। आपके पास आंकड़े क्या है, आप देंगे नहीं। आप देश भर को बेचने का काम जो कर रहे हैं, उसको हम ठीक ठाक, हम सिर्फ देखते रहे कि आप बेचते रहे। हम ठीक है, जवाब ले लेते हैं, आराम से जवाब दीजिए। हाँ, आप मत देखिए ना, ये आप गुंडागर्दी करेंगे क्या? आप गुंडागर्दी करेंगे, हिंसा करेंगे? आप हमारे खिलाफ वोट कर सकते थे, डिवीजन मांग सकते थे। यही डेमोक्रेसी है भाई, जो बात यही लोकतंत्र है। आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। हम यदि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये देश के लिए कर रहे हैं। ये पैसा, हर एक पैसा देश की जनता के लिए खर्च हो रहा है। सदन चला रहे हैं। दीपक जी, मैंने बीच में नहीं टोका इनको, प्लीज बोलिए इनको चुप रहने के लिए। मुझे 2 लाइन बोलना है, 2 लाइन बोलना है। नासिर भाई बोल लेने दीजिए, कंप्लीट कर लेने। नासिर भाई प्लीज बोल लेने दीजिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपको उन्होंने नहीं टोका था। एक बिल चोरी चुपके पीछे के रास्ते से पास करने के लिए आप दीपक जी लोकतंत्र की। ठीक है नासिर भाई, उन्होंने आपको नहीं टोका था, उन्होंने आपको नहीं टोका था, उनको कंज्यूम करने के लिए जनता को जाती है। आप बात करने नहीं दिए, इतने बड़े बड़े मुद्दों पे सेशन बात करने नहीं। देखिए दीपक जी, आवाज कम करना पड़ेगा आपको, ये नहीं चाहते हैं। ये सच्चाई देश की जनता सुने, बात करने देश की जनता। नहीं, भ्रष्टाचार आपका, भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी देश की जनता जानती है, एक ही सिक्के की 2 पहलू है। आप जनता का पैसा को मारने में, भ्रष्टाचार करने में आप माहिर हैं। हमने जो भी प्राइवेटाइजेशन किया, एक एक पैसा जनता के खाता में, जनता के खाते में डालने का काम किया, जन विकास काम करने का काम किया है। तो इसलिए आपकी तुलना हमसे कभी हो ही नहीं सकती है। और नासिर भाई, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, जीवीएल साहब आप बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं। मैं दोनों से उम्मीद करता हूं कि जो अच्छी बहस, जो पॉइंटेड बहस आप टीवी पर कर रहे हैं, वो संसद में भी करें। लेकिन जो अंत में हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि संसद में फिलहाल बहस की कोई गुंजाइश दिखाई देती है, क्योंकि अपोजिशन और सत्ता पक्ष दोनों अपने अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। 9 बजे के पैनल पर के साथ आऊंगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वंशिका करनाल से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। वंशिका, क्या कहेंगी? क्या आपको लगता है ममता बनर्जी वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा 2024 के चुनाव में? आपको क्या लगता है? ये सर, मुझे लगता है ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी का हो सकता है 2024 में, बिकॉज पार्लियामेंट को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विश्व आम आदमी के पैसों से चलता है और आम आदमी का पैसा सही जगह पर नहीं लगाया जा रहा। गवर्नमेंट को इस बात पे इनिशिएटिव लेना चाहिए और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। और मैं गवर्नमेंट की आलोचना नहीं कर रही हूँ, बट किसानों की जेन्युइन डिमांड है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। और जब बिल पास हुआ था तब नहीं बताया गया था किसी को, तो अब भी गवर्नमेंट को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट माफ़ी मांग लेगी तो कुछ इतना बड़ा नहीं इशू क्रिएट होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वंशिका। सीधे अपने अगले पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। शादी आलमी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ गई हैं। मेरे साथ विजय कुमार जी जुड़ गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के सीनियर जेडीयू के लीडर है, जनता दल यूनाइटेड के। मेरे साथ रिजू दत्ता जी जुड़ गए हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता दीदी की पार्टी है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आलोक भाई जुड़ गए हैं, आलोक शर्मा जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सबसे पहले आलोक जी आपसे ही शुरुआत करूंगा। आज का ममता दीदी का बयान, पहला
कि यूपीए का अब कोई अस्तित्व बचा नहीं है शरद पवार और उद्धव आदित्य ठाकरे से मिलने के बाद, और दूसरा उनका यह कहना कि जो आदमी विदेश में रहता है वो यहाँ की राजनीति क्या करेगा। ये कटाक्ष तो राहुल गांधी पर था। यानी सीधी बात है कि वो चाहती हैं कि 2024 ममता वर्सेस नरेंद्र मोदी हो। क्या उनकी लीडरशिप को कांग्रेस मान लेगी? देखिए, मुझे लगता है कि पूरा देश जानता है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से सीधी टक्कर ले सकती है। जहां तक बात ममता जी का है, हम उनका सम्मान करते हैं, वो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं आज, लेकिन जिन लोगों से मिली उनको शायद ये पता ही नहीं कि वो हमारे साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो शरद पवार जी की पार्टी हो, वो तो सब हमारे साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो वो बयान भी उनका पूरी तरह से बेमाने लगता है। जहां तक बात ममता बनर्जी की है कि यूपीए है कि नहीं है, मुझे लगता है आज पूरे विपक्ष को इकट्ठा होकर बीजेपी का, आज वो कह रहे हैं कि फांसीवादी ताकतें हैं तो मुकाबला करना चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूं कि ममता बनर्जी साहब मैडम जो थी, वो राफेल का जब मुद्दा था तो पीछे क्यों हट गई थी? ममता बनर्जी मैडम ने कितने वेस्ट बंगाल के बाहर भाजपा के खिलाफ कौन कौन से प्रदर्शन किए हैं, जरा वो बता सकती हैं? क्या वो पेगासस का नाम भी आज तक उन्होंने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले लिया हो? आज आप बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कहीं कोई कड़ी ऐसी तो नहीं है कि ममता दीदी आके मिली मोदी साहब से और उसके बाद फिर चुनाव डिक्लेयर हो गए वेस्ट बंगाल के बाई इलेक्शन, और उसमें पीसफुली सब होता चला गया, और उसके बाद फिर मतलब कहीं तमाम कड़ियां जुड़ती ही तो नहीं जा रही हैं कि कोई इसके पीछे की भी कोई रणनीति हो कि कांग्रेस को किस तरह से वेस्ट बंगाल के बाहर कमजोर किया जाए, उस पर कहीं कोई ड्यूटी दी गई हो। खैर, वो बेहतर वो ही जान सकती हैं। लेकिन आज का मुद्दा ये है सीधा सीधा कि आज जिस तरह से संसद में षड्यंत्र के तहत आप संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बीजेपी को जवाब देना होगा कि आप क्यों संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। आप महंगाई के ऊपर रैली दिल्ली में कांग्रेस की क्यों नहीं होने दे रहे हैं। मार्शल बुलवाकर आप किस तरह का व्यवहार करते हैं। आज आप वहां पर जो एक्शन ले रहे हैं 12 लोगों के खिलाफ, उसमें भी सेलेक्टिव क्यों है आप। बाजवा जो हमारे सांसद हैं और संजय सिंह जो स्पष्ट नजर आ रहे थे उस विरोध प्रदर्शन में, जबकि मैं उस विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह से सही ठहराता हूं, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं है। सेलेक्टिव वीडियो क्यों लीक की गई है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार को आज जवाब देना होगा। सेलेक्टिव पत्रकारों को ही आप अंदर भेजेंगे। आज तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का मैं ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि चाइनीज फोर्सेस क्या हिंदुस्तान में घुसी हैं कि नहीं घुसी हैं, तो मेरे सवाल को वहां पर संसद के से हटा दिया गया, ये कहकर कि ये राष्ट्रहित में नहीं। मुझे लगता है कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या चारों तरफ से हो रही है, ठीक है, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, मैं सीधे रिजू दत्ता जी के पास चलता हूं। रिजू दत्ता जी, आज के बयान पर उनका साफ कहना है आलोक शर्मा जी का कि भाई दीदी की तो बीजेपी से सेटिंग हो गई है, इसीलिए वो कांग्रेस पर आरोप भी लगा रही है और कांग्रेस को कमजोर कर रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहूंगा, तो यही तो मसला है कांग्रेस का। इतनी पुरानी पार्टी होने के बाद भी 6 से 8 साल हम यही देख रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर पड़ रही है और बीजेपी को ज्यादा ताकतवर बना रहा है। इसीलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो श्वेता देव जी हो, मिस्टर फलेरो हो, या आप अशोक तनवर जी हो, जो राहुल गांधी के बहुत खास रहे थे, वो तृणमूल का हाथ थाम रहे, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अगर इस देश में हमारी लड़ाई किससे है। हमारी लड़ाई देश में जो तानाशाही या मोदीशाही चल रहा है उसके खिलाफ है। हमारी लड़ाई है लोगों की, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई है, इस देश के लिए और इस देश की संविधान के लिए हमारी लड़ाई है। इसके लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हम उनकी स्वागत करते हैं, बट सब लोग कांग्रेस छोड़ के क्यों टीएमसी में आ रहे हैं, यह आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी का सफाया हो जाए, वो ये जान चुके हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में अब वो क्षमता नहीं है कि वो मोदी को हटा सके, इसलिए वो ममता जी के साथ आ रहे हैं। ये तो एकदम साफ है। और ये भी साफ है कि आज इस देश में यूपीए बोल के कुछ नहीं है। आज आलोक शर्मा जी ने अभी कहा कि आज ममता जी जिन से मिले हैं वो उनके साथ अलायंस में सरकार बना रही है। हाँ, सही बात है, वो आपकी अलायंस है, पर मीटिंग तो हमारे साथ कर रहे हैं। आपका सरकार था, आपने सरकार बनाया था जनता का हित में गोवा में, क्या हुआ? आपने तो अपनी वोट्स और एमएलए सब बेच दिए बीजेपी को। आप तो प्राइमरी ऑपोजिशन थे मेघालय में, क्या हुआ? मुकुल शर्मा जी 12 विधायक के साथ
हमारे साथ ज्वाइन कर लिया और आज तृणमूल कांग्रेस प्रधान विपक्ष है मेघालय में, तो आप अपना घर संभालिए। एक कहावत है ना, जो कांच शीशे के मकान में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते साहब, हम जमीन पे रह के लड़ते हैं। हमारी नेत्री वो है जो 27 दिन अनशन किया था किसान की हित में लड़ने के लिए, तो हम रोड पे रहते हैं, हम विदेश भी नहीं घूमते, हम नदियों में तैरने भी नहीं जाते हैं। आप हमारा विपक्ष मजबूत है, हम देश के मुद्दे में और जनहित के मुद्दे में हम एक साथ हैं, पर बात यह है और असलियत यह है कि कोई भी पार्टी इस देश को अपनी बपौती ना समझे। ये देश इस देश की जनता की है और हमारी लड़ाई इस देश के हित में है और इस देश की जनता और देश के संविधान के लिए है, और ये हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम 2024 में, जैसी हमारी नेत्री कहती है कि जो रीजनल पार्टी से जो जहां मजबूत है वो वहां लड़ेंगे, और हम लोग एक साथ एकजुट होके हम बीजेपी को देश से हटाएंगे ताकि ये देश मजबूत हो सके और इस देश की जनता आजाद हो सके। और उसमें मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस तो कहीं दिखते नहीं है। बड़े कड़े शब्द है तृणमूल कांग्रेस के आलोक शर्मा जी। शाजिया जी थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, मामला दिलचस्प हो गया है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। आलोक शर्मा जी, पहली बात, आप अब बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, टीएमसी ये कह रही है। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि जो खुद शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, और विदेश में रहकर देश की राजनीति नहीं की जा सकती। ममता जी 24/7 पॉलिटिशियन है और शायद राहुल गांधी पार्ट टाइम, ये वो कहना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि पिछले 7 वर्षों में चाहे लैंड एक्विजिशन बिल का मामला हो, चाहे 3 काले कानून हो, चाहे पेगासस हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे हाथरस हो, चाहे चाइना का मैटर हो, चाहे राफेल का मैटर हो, सभी अगर किसी ने उठाए हैं तो माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने उठाए हैं। उनमें से कोई एक अगर ममता बनर्जी ने इनिशिएट किया हो तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि जब से ममता जी मोदी साहब से मिलकर गई हैं, अभिषेक बनर्जी साहब के सब नोटिस बंद हो गए हैं। वो कोई सिंगापुर की कंपनी थी, विदेश में क्या था वो मुझे याद नहीं है ना, मैं उस मुद्दे को उठाना चाहता हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि आज आप विपक्ष बनना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप बनिए, तृणमूल कांग्रेस खूब विपक्ष बने, खूब चेहरा बने ममता जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यही चीज हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। लेकिन आपके जो आज के कर्म हैं, जो आपके एक्शंस हैं आज के, क्या उससे बीजेपी मजबूत हो रही है या बीजेपी कमजोर हो रही है? आज न्यूज नेशन के दर्शक इस चीज को समझें। तृणमूल कांग्रेस का अशोक तंवर से क्या लेना देना है, और हरियाणा में तृणमूल कांग्रेस का क्या लेना देना है? एक कॉर्पोरेटर नहीं, कोई बंगाली लैंग्वेज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कौन है हरियाणा के, जरा बता सकते हैं आप तृणमूल कांग्रेस के? मेरे साथी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बताएंगे जरा हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस का कौन है? दिल्ली का बता दीजिए आप। हाँ, दिल्ली का ही बता दीजिए कौन रिजू दत्ता जी, बिल्कुल जवाब, मैं बीच में नहीं आ रहा हूँ, जवाब दे दीजिए आलोक शर्मा। हरियाणा का आलोक शर्मा तृणमूल कांग्रेस का, उसका नाम बता दीजिए। आलोक शर्मा जी, मैं आपसे इसमें कोई दौरा नहीं है। मैंने पिन पॉइंटेड 2 सवाल पूछे हैं, नहीं, आप मैं जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। बीजेपी का पिछलग्गू बन के, बीजेपी का पिछलग्गू बन के ये सब विपक्ष को कमजोर करने का काम मत कीजिए। जवाब तो सुन लें। नहीं, मुझे केवल ये बता दीजिए हरियाणा का और दिल्ली का आपका अध्यक्ष कौन है? अरे जवाब नहीं देने दे रहे हैं आप, जवाब तो सुनिए। बताइए ना, नाम बताइए ना, जवाब दीजिए तो सुनिए। हम लोग बंगाल हरियाणा का तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? बंगाल में, अरे बाबा सुन ले, बंगाल पहुंच गए। अभी अशोक तंवर पे बड़े प्रवचन दे रहे थे आप, आपको दिल्ली के अध्यक्ष का नाम नहीं पता आपने कहा। चले बीजेपी से मुकाबला करें। आपको रायबरेली से भी सीट नहीं मिला, अमेठी से रायबरेली पहुंच गए आप। मैं पूछ रहा हूँ, आप अशोक तंवर पे प्रवचन दे रहे थे, राहुल गांधी के नजदीक थे। अरे आप अपने अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। देश की जनता को विपक्ष की जरूरत है। बताएंगे आप लोग? बीजेपी का पिछलग्गू बन के छोड़ दीजिए काम कर रहे हैं आप। भाड़े की बंगलों में रहते हैं और जिनकी जमीनें छीन गई है, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है इस देश में। आज हम बंगाल से निकल के देश में देखिए, भाग गया कांग्रेस फिर यहाँ से। यही तो भागे नहीं, उनका कनेक्शन कटा है, भागे नहीं है। आलोक शर्मा जी बहुत सज्जन और बड़े प्रवक्ता हैं, वो भागेंगे नहीं। रिजू दत्ता जी, आपकी बात सुनिए। आप मैं सीधा पूछ रहा हूँ, मैं क्यों भागूंगा भाई? बंगाल में बीजेपी को बंगाल में पहुंच गए, दौड़ाने के बाद हम बाकी, अरे आपके रहते हुए बंगाल में बीजेपी की मैक्सिमम सीटें आई हैं, ज्वाइन किया है। 75 सीटें आई हैं बीजेपी की। किसके रहते हुए आई हैं? ममता बनर्जी के रहते आई हैं, उनके मुख्यमंत्री बनते हुए आई हैं। आपके चीफ मिनिस्टर और पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी थी ममता बनर्जी तो हमसे साथ मिलकर चुनाव लड़ा था उन्होंने।
आपके तो वो एक सवाल नहीं पूछे, जवाब देंगे। 42 एमएलए आए थे हमारे और हमारी वजह से ही सरकार बनी। हम एक चीज बोल रहे हैं, नहीं बनी थी तो बता दीजिए। पहली बार जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी तो किसके साथ अलायंस था? कांग्रेस के साथ अलायंस था ना? क्यों किया था अलायंस आप लोगों ने? एक सवाल का जवाब नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बीजेपी के पिछलग्गू बन गए हैं। सिर्फ चाटुकारिता और परिवार अरे भाई छोड़िए ना आप लोग चाटुकारिता और उसकी बातें बेकार की बात। आपसे 2 सवाल पूछे, आपको एक जवाब नहीं पता है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप लोग। सोचिए, देश की जनता के बारे में सोचिए। अरे मुद्दे की बात मैंने आपसे पूछी है, छीन गई है उनके लिए, आपको नहीं पता चला ना? आपको एक सवाल का जवाब नहीं पता है। 2 दिन पहले तो मैंने पहला चुनाव जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी तो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी, मिली थी तो लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? 42 हमारे एमएलए आए थे, 6 मंत्री थे हमारे। आज कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं। ये जितने तृणमूल जैसे दल हैं ये सब केवल कांग्रेस के कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, बीजेपी की मदद करना चाहते हैं। आप लोग जो आप एक्शन कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें ऐसी बू आती है कि वो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं बताइए ना, अमरिंदर सिंह क्या हुआ? बताते रहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या हुआ? बताइए, बचाते रहिए आप अभिषेक बनर्जी को, और बीजेपी के बी टीम बने रहिए आप लोग। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, कांग्रेस अपने आप जानती है क्या करना है। कांग्रेस को 42 एमएलए आए थे, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी आप लोगों ने। अगर नहीं था तो क्यों बनकर चुनाव लड़े? ना कोई इरादा है लड़ने का। अरे भाई छोड़िए, गुलाम बीजेपी जुम्मे 4 दिन आए हैं पार्टी को बने हुए और अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अहंकार है, ये बीजेपी की भाषा है। नेता दरिया में तैरने चले जाते हैं। मुझे नहीं लगता है ये इस तरह के पर्सनलाइज कोई अटैक होने चाहिए। अच्छा, व्यक्तिगत अटैक नहीं, मुद्दों पर बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत अटैक नहीं, मुद्दों पर बात कर लेते हैं। एक मुद्दे पर जवाब नहीं है। अशोक तंवर पर बोलेंगे, इस पर बोलेंगे, उस पर बोलेंगे। मैंने कहा दिल्ली का अध्यक्ष कौन है उसका नाम बता दो, उसका नाम नहीं पता, बकराहट हो रही है। जितन प्रसाद बीजेपी का चुनाव, बीजेपी का मुकाबला करेंगे लोग। ये तो टीएमसी में नहीं आए, ये तो टीएमसी में नहीं आए, तो कांग्रेस उनके ये वरिष्ठ नेता पकड़ के क्यों नहीं रखे? ये लोग चलिए अब आप एक काम कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का कौन अध्यक्ष है वो बता दीजिए, बिहार का कौन अध्यक्ष है उसका नाम बता दीजिए, किसी 2 राज्यों का बता दीजिए बाहर, बंगाल और त्रिपुरा के अलावा किसी 2 राज्यों के अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। आप पता है आपको? मजाक की बात कर, आपको किसी एक साउथ इंडिया के किसी एक राज्य का अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। छोड़ के ज्वाइन कर रहे हैं। अरे भाई गोवा में आप लोग जाकर चुनाव लड़ना चाह रहे, गोवा के अध्यक्ष का नाम बता दीजिए, क्या अध्यक्ष का नाम है? अरे गोवा का पता है अध्यक्ष महुआ मोइत्रो सांसद है, गोवा का अध्यक्ष हमारा महुआ मोइत्रो, जो हमारे सांसद है, स्टेट इंचार्ज गोवा है। आपका कौन है? अरे स्टेट इंचार्ज नहीं पूछ रहा, मैं अध्यक्ष पूछ रहा हूँ। प्रवक्ता महोदय, अगर आपको नहीं पता इंचार्ज क्या होता है, अध्यक्ष क्या होता है, आप लोग अपने खाल में रहिए। आपने गोवा में 17 सांसद क्यों बेच दिया बीजेपी को? ये ना कौन क्या हुआ गोवा में, मैंने पूछा आपको चुनाव लड़ने पहुंच गए, प्रवक्ताओं का अध्यक्ष का नाम नहीं पता, लड़े हैं चले बीजेपी की बी टीम बनने, करते रहते बीजेपी की मदद। आप लोग मुकुल जी 2-4 लोगों को तोड़ लीजिए और उसके बाद फिर पूरी तरह से बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। अभी हैसियत नहीं है। वेस्ट बंगाल के बाहर एक आदमी का नाम नहीं पता है, हम बीजेपी के बी टीम बनेंगे। और आप लोग ममता बनर्जी, नहीं आप ही ममता बनर्जी बनेंगे बीजेपी से। आइए पहले अभिषेक बनर्जी के नोटिस बच नहीं काम करेंगे। आप 4 बार की यूनियन मिनिस्टर, राफेल का नाम लेने से डरती थी ममता बनर्जी, अपने वेस्ट बंगाल के चुनाव पर केवल आए तो मुद्दा बन गया आप लोगों को। पॉलिटिकल सीवी है आपके पास, 7 बार की एमपी, 3 बार की मुख्यमंत्री, 4 बार की यूनियन मिनिस्टर है आपके पास। सीवी नहीं है ना, सीवी तो खत्म कीजिए, परिवार तंत्र करिए। छोड़िए ना, सीवी किसके पास है और किसके पास नहीं है। परिवार के दरवाजे पे बहुत आई है आपकी नेत्री। गांधी का मतलब कांग्रेस नहीं है, और कांग्रेस का मतलब भारतवर्ष नहीं है। उसी परिवार के वहां से निकली है आपकी नेत्री। पहला चुनाव वेस्ट बंगाल का लड़ा तो उसी परिवार के दरवाजे पर आकर सीट शेयरिंग करके गई। याद कर लीजिए, पहली बार जब वो नेत्री बनी थी सीएम तो उसी दरवाजे पर आए। कांग्रेस अपना काम नहीं आई तो बता दीजिएगा मुझे, हमको उनका काम नहीं करना पड़ता। कांग्रेस कोई नेत्री आकर उसी दरवाजे पर सीट शेयरिंग कर गई थी, नहीं हो तो बता दीजिए। और यही नेत्री थी जो बीजेपी के मंत्रिमंडल में मंत्री थी, भूल गए आप लोग? अरे सारे नेता तो कांग्रेस से निकले क्यों? छोड़ दीजिए, कांग्रेस चीटिंग करती है लोगों के साथ। का नाम नहीं, कांग्रेस का बीजेपी से लड़ाई है। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, मुद्दों की बात कर लीजिए। अभी आपको कुछ नहीं पता सत्ता साहब, नए नए आए हैं आप, नए नए आए हैं आप लोगों को अपने पार्टी के बारे में एक अध्यक्ष का नाम नहीं पता, क्या बड़ी बड़ी बात करते हैं आप लोग। यही दिक्कत है आप लोगों की
क्योंकि आप लोग इतने पुराने हैं ना, आप लोग छोड़ एडजस्ट दीजिए, नहीं अपने कर घर को सकते, संभाल आप लोग डायनासोर बन गए हैं। ऋतु दत्ता साहब, आप केवल मुझे एक अध्यक्ष का नाम नहीं बता पाए, आपका कौन अध्यक्ष कहां पर है? बीजेपी से लड़ने चले बी टीम बनने। अरे अब एक बात बताओ, आप न्यूज नेशन के दर्शकों ने देख लिया आप कितने बड़े असल में बात यह है कि कितने बड़े ज्ञानी हैं आप लोग। अपने अध्यक्षों का दिल्ली के अध्यक्ष का नाम नहीं पता, ऊपर से चल रहे हैं बीजेपी लड़ने का। आप लोगों को सिर्फ दूसरों के ऊपर उंगली उठाना है। छोड़ दीजिए, बेकार की टोकनिज्म मत कीजिए, बेकार का विपक्ष को कमजोर करने का काम मत कीजिए, बीजेपी को मजबूत करने का काम मत कीजिए। अच्छा, दोनों बीजेपी का मुझे पता है मुद्दा बहुत गर्म है, मुझे पता है मुद्दा बहुत गर्म है। मेरे साथ और भी स्पोक्स पर्सन है, जेडीयू के विजय जी हैं, शाजिया इल्मी जी, एक भी शब्द नहीं बोला। लेकिन सबसे पहले ब्रेक न्यूज से पहले ऋषु पांडे के पास नोएडा जाऊंगा। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। ऋषु पांडे जी, 2024 में ममता दीदी वर्सेस नरेंद्र मोदी आप देखना चाहती हैं या राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, क्या कहेंगी? सर मेरे हिसाब से तो ममता वर्सेस नरेंद्र मोदी होना चाहिए। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? सर मतलब क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी है, मतलब मोदी जी ने हमारे देश के लिए काफी कुछ किया है, और जो ममता बनर्जी है वो लड़की है, तो वो लड़कियों के लिए मतलब लड़कियों के है तो मतलब लड़कियों की तरफ से उनको दिखाया मतलब बताया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषु। एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, शुरुआत करेंगे शाजिया से ब्रेक के बाद। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं क्या ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया, क्योंकि संसद में भी वो यूपीए की बैठकों में शामिल नहीं हो रही हैं, विपक्षी एकता तार तार हो गई है। दूसरी तरफ उन्होंने मुंबई में यह कह दिया कि विदेश में रहकर देश की राजनीति नहीं हो सकती। ये तंज राहुल गांधी जी के लिए था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई नया मोर्चा बनाना पड़ेगा बीजेपी को हराने के लिए। मिल रही हैं वो कांग्रेस के सहयोगी दलों से। क्या खिचड़ी पक रही है, इसी पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन शाजिया इल्मी जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी हैं, मेरे साथ टीएमसी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ऋतु दत्ता जी हैं, मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार जी हैं जो कि मेंबर हैं लोकसभा के। मैं सीधे सबसे पहले चलूंगा, मेरी एक दर्शक साक्षी गोस्वामी गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़ गई है। साक्षी, क्या कहेंगी आप, क्या मुकाबला देखना चाहती है, ममता दीदी वर्सेस मोदी या राहुल जी वर्सेस मोदी? जी मैं देखना चाहती हूँ राहुल जी वर्सेस मोदी। क्यों, बताइए? क्योंकि सर जो मतलब शुरू से चलता आ रहा है, इन दोनों में जो विद्रोह चलता आ रहा है दोनों का, राहुल जी का और मोदी जी का, वो मतलब हेलो, हाँ बोलिए 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 बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। जी इनका शुरू से चलता आ रहा है जो विद्रोह मोदी जी का और राहुल गांधी जी का, मतलब इन दोनों में बनती नहीं है बिल्कुल भी। और सर इनमें इनका जो एक कांग्रेस और बीजेपी जो है, कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा नेचुरल पॉलिटिकल अपोनेंट है दोनों। शायद साक्षी आप ये कहना चाह रही हो। सीधे मैं शाजिया इल्मी के पास चलता हूँ। शाजिया, क्या कहेंगी, आप क्या मुकाबला देखना चाहती है 2024 में? आपने ट्रेलर तो देख लिया। देखिए, हमें लगता नहीं है हमारा मुकाबला किसी से है। हमारा मुकाबला खुद हमारे अपने आप से है। हमारे अपने बहुत ऊंचे मापदंड हैं, अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर करना है और बहुत कुछ करके दिखाना है। लेकिन हमने सुनी सारी बात कांग्रेस के प्रवक्ता की और टीएमसी की प्रवक्ता की, और हमने देखा उनको एक दूसरे के बारे में क्या कहना है। तो दोनों का जो पॉलिटिकल एक वजूद कहिए या अस्तित्व कहिए और आगे का जो उनका खेल है, वो उनका उसका एक केंद्र बिंदु है कि भाजपा को हराना है। मतलब सारी की सारी राजनीति इसी पर टिकी है। तो हम समझ सकते हैं उससे कि भाजपा की इसमें क्या अहमियत है और भाजपा का मतलब क्या है, भाजपा का सरकार में होना या भारत के जो वोटर्स हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या अहमियत है और मोदी जी की क्या तस्वीर उनके आगे है और क्या छवि है, ये साफ दर्शाता है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि सारी की सारी पार्टियाँ जो एक खेला होबे चल रहा है, जो खेल चल रहा है, ये समझ नहीं रही है कि एक ही इनका जो आप ये समझ नहीं रही है कि जो ज़मीन है ना
वो ज़मीन खिसक गई है और उनके आंखों के सामने, क्योंकि वो खेल जो खेल रहे थे वही, और प्रशांत किशोर ने इस बात को माना है, जो वो क्लब हाउस की बात हुई थी, वही सेम ओल्ड घिसी पिटी राजनीति। अब खेल की ज़मीन, खेल के नियम, खिलाड़ी, टीम, उसकी लीडरशिप, नेतृत्व, किस तरह से नेतृत्व होता है, किस तरह से संगठन चलता है और किस तरह के दर्शक हैं, वो सब बदल गया है। पैमाने बदल गए हैं, मापदंड बदल गए हैं, ज़मीन बदल गई है। तो मुझे लगता है वही घिसी पिटी राजनीति अभी वो चलेगी, और मुझे लगता है वही मुस्लिम, दलित, बाहरी, क्षेत्रीय, मजहबी, इस तरह की, और एक दूसरे को ये लोग, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी को ये लोग जो हैं उसके पीछे लड़ेंगे। और मुझे लगता है साफ जाहिर है कि अगर एक ही आपका केंद्र बिंदु है और इतना नकारात्मक आपका एजेंडा है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ भाजपा को हराना है। हम हरा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम हरा सकते हैं। और फिर वही आप देखिए आपस में, तो ये सारी की सारी जो बातें थी, जो हम सुन रहे थे कि बहुत ही एकता है, और एकता किस लिए थी? वो भी इसलिए थी कि भाजपा को हराना है। और आप देख रहे हैं एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाजपा को हराना है। तो अगर मकसद ही ये रह गया है कि भाजपा को हराना है, चाहे एकता हो और चाहे बिखराव हो, तो अगर एक ही मकसद है और यही एजेंडा है और यही फलसफा है और यही सोच है और यही खेल है, तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा का ना तो मुकाबला करना भी चाहती है भाजपा इस सारे खेल पर, इन सारे नियमों पर, और ना ही इस तरह के खेल खेलना चाहती है भाजपा इन पार्टियों के साथ। विजय कुमार जी, क्या आपको लगता है, शाजिया कह रही हैं, आप खुद लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, हमारी लोगों के बीच में लोगों के जाकर, क्या आपको लगता है खेल के नियम वाकई बदल गए हैं, भारतीय राजनीति के नियम? यहाँ तक दीपक चौरसिया जी, जो स्थिति है, काम पर लोग वोट देते हैं, काम में जो लोग आशा और उम्मीद रखे हुए हैं, काम नहीं जनता के कीजिएगा और वोट की उम्मीद रखिएगा तो बड़ा मामला है। तो अभी जनता का जो स्थिति है, अभी लोकसभा में जो देखने को मिल रहा है, आप लोग जो देख रहे हैं, तो इसे आप क्या अनुमान लगाएंगे तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन काम पर ही वोट मिलता है। हमारे बिहार में जो काम हुआ, माननीय नीतीश जी का जो एजेंडा और इन्होंने जो काम किए, तो आप बताइए कि बिना नीतीश जी के समर्थन से कोई भी सरकार चलाना बड़ा मुनासिब नहीं है। तो नीतीश जी के समर्थन जिनका रहेगा वही सरकार रहेगी, और उसमें सब जो सरकार अभी चल रही है जनतांत्रिक गठबंधन के, निश्चित तौर पर नीतीश जी के समर्थन से आगे भी चलेगी और विकास करेगी। विजय जी, आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी लाइव जुड़े अपना ऑडियो ठीक करा लें, क्योंकि आपका ऑडियो बहुत खराब आ रहा है। आलोक शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शाजिया कहती हैं कि राजनीति के नियम बदल गए और चुनावी राजनीति के नियम बिल्कुल बदल गए हैं। अगर टीएमसी खड़ी हो गई राहुल जी के सामने, ममता दीदी राहुल जी के सामने खड़ी हो गई, तो ये तो एडवांटेज नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा। देखिए, कौन एडवांटेज लेगा कौन नहीं लेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आज देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है और फिर भी बीजेपी अगर ये कहे कि हमारा जो कंपटीशन है वो हमारे से ही है, तो ये मानसिक शून्यता हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की। आज क्या हालत हो गई है, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है, बेरोजगारी कहां से कहां पहुंच गई है, चाइना हमारी जमीन पर घुसकर बैठा हुआ है। आज इस तरह से तमाम मुद्दे देश की जनता झेल रही है, उसके बाद भी कहते हैं हमारे सामने किसी का वो नहीं है। 303 सांसदों के बाद आप संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। 750 किसान जिस देश के अंदर, देश की राजधानी के ऊपर बॉर्डर पर अपना दम तोड़ दें, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि वास्तव में आज देश की राजधानी के मायने, देश के लोकतंत्र के, राजनीति के आलोक जी का संपर्क हट गया में खरीदे गए जिस तरह से, अब मुझे पूरे देश ने देखा एमएलए बल्क में परचेज किए गए। आप तो पार्टी विद डिफरेंस की बात करते थे। मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनी आपकी, कर्नाटक में कैसे सरकार बनी, गोवा में कैसे सरकार बनी आपकी, अरुणाचल में कैसे बनी, मेघालय में। लेकिन आलोक जी, यही तो रिजु दत्ता कह रहे हैं, आप अपना घर कहाँ संभाल पा रहे हैं? देखिए, आप भाई कोई किसी को कभी खरीदेगा जब कोई बिकने को तैयार हो। आपकी पार्टी के लोग तैयार हैं तो कोई क्या करेगा? टीएमसी में चला जाएगा, बीजेपी में चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। ये तो आपकी चुनौती है ना, आप अपना घर संभाले। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, कुछ लोग अगर चले गए हैं तो कोई आपत्ति नहीं है उसमें। उनकी इच्छा थी, उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, वो चले गए।
जो लोग गए हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया है? उसके बावजूद अगर छोड़कर जा रहा है, कोई लालच में जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या टिप्पणी करनी? ठीक है, रिजू दत्ता जी से जवाब ले लेते हैं। रिजू दत्ता जी, लालच में जा रहे हैं लोग आपके पास कांग्रेस से? एक मिनट, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी अगर इतनी बुरी थी तो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ममता बनर्जी ने चुनाव पहला क्यों लड़ा था हमारे साथ? बताइए रिजू दत्ता जी। आज भी ममता बनर्जी जी का बयान है कि हम सोनिया गांधी जी से मिलने क्यों जाएं? क्यों आ रहे हैं आप? क्यों बयान दे रहे हैं? कांग्रेस की बात ही क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आप बीजेपी के साथ मिल गए, अंडरग्राउंड आपने हाथ मिला दिया है। अब नोटिस नहीं आएंगे तो मैं जवाब दे दूं। जी को पिछले चुनाव के बाद एक नोटिस नहीं आया है तो बता दीजिए आप जरा। अब नहीं आएंगे, सब नोटिस तो मैं जवाब दूं। आप बीजेपी के साबुन, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जैसे आपके पहले लीडर्स जाते थे ना, मुकुल रॉय वगैरह, अब इस बार पूरी तृणमूल कांग्रेस जो है बीजेपी के पीछे चली जाएगी। ठीक है, रिजू दत्ता जी जवाब दीजिए। अध्यक्षों के नाम पूछे, उनका नाम नहीं पता है, बता रहा हूं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस को अगर आपको ढूंढना है ना, और आपको देखना है कि कांग्रेस कहां पर है, तो आप उनको सिर्फ जान पाओगे और देख पाओगे या तो डिबेट्स पे या ट्विटर और फेसबुक पे। जमीन पे कांग्रेस नहीं दिखते नहीं। बंगाल में जब इतना बड़ा चुनाव हुआ, आप मुझे बताइए तो राहुल गांधी कितने बार आए थे बंगाल? बताइए मेरे को, आंकड़े दीजिए। जब गोवा मेघालय इतना जगह में, कांग्रेस को लेके बात करना फिजूल में समय बर्बाद करना है। बात यह है कि ये देश, मोदी जी और बीजेपी ने इस देश के साथ जैसा किया है, जो देश के मुद्दे हैं, जो बढ़ते दाम है, जो बेरोजगारी है, जो कांड हुए हैं इस देश में, कोविड में लाखों की जानें चली गई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हजारों की जानें चली गई। इस देश की जनता भी थक चुकी है बीजेपी से। अभी वो परिवर्तन चाहती है, पर वो परिवर्तन लाने के लिए आपको जिसे कहते हैं क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस is not that credible alternative anymore in this country. तो इस देश की जनता, जो मोदी जी का एक एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, जो बीजेपी का एक एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, वो किसकी तरफ झुकेगी, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं तो, हमारी नेत्री जैसे कहती है, मैं भी कह रहा हूं कि जो जहां सक्षम है, जो पार्टी जहां सक्षम है, डीएमके लड़े अपना उधर में, समाजवादी पार्टी लड़े यूपी में, तेजस्वी जी लड़े बिहार में, हमको वहां पर जाना ही नहीं है। जो जहां सक्षम है वहां लड़े, क्योंकि हमारा इस देश के हित में हमें बीजेपी को जाना ही नहीं है। बंगाल के बाहर और बीजेपी से लड़ाई, पर कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनके बारे में बात करके क्यों समय जाया करना? कांग्रेस की मैं यहीं पर रुकूंगा। आलोक जी, एक रिजू दत्ता जी और आपका फेस ऑफ करेंगे जल्दी, अगर आपकी अनुमति हो। एक बढ़िया सा फेस ऑफ करेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर बैठेंगे, तमाम नेताओं को लेकर बैठेंगे और 1 to 1 बातचीत होगी, अच्छी बातचीत होगी, क्योंकि प्रजातंत्र में बहस बहुत जरूरी है। इसीलिए हम देश की बहस करते हैं। चलते चलते मेरी एक दर्शक यशिका चंदेल, देश की बहस के दर्शकों का जवाब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व को मंजूर नहीं करेगी। यशिका चंदेल, चलते चलते आप क्या कहना चाहती हैं इस पूरी बहस पर? सर, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस और टीएमसी दोनों ही पार्टी बहुत ही वैसी हैं कि जो ज्यादातर अपने महंगाई, इन सब मुद्दों पे ज्यादा ही बात करते, ये नहीं देखते कि बीजेपी क्या काम कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यशिका। फिलहाल देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।